हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स बाय नित्या तोमर। हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर 1 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें हम कवर कर चुके हैं अकाउंटिंग प्रोसेस, उसके लिमिटेशंस, उसके एडवांटेजेस, उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड उसके फंक्शंस। आज हमें समझना है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या क्या ब्रांचेस हैं। तो इसकी मेनली 3 ब्रांचेस हैं। फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब हम तीनों समझ लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? आइडेंटिफाई, जो हमने पिछले वीडियो में भी और सबसे पहले वीडियो में भी पढ़ा था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मेजरिंग देम, रिकॉर्डिंग देम, समराइजिंग, क्लासिफाइंग, इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग एंड देन कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स इज नोन एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, ये डील करती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस से। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपके बिजनेस में हो रही है, ठीक है, डील्स विथ, उनको आइडेंटिफाई करना, मेजर, क्लासीफाई, रिकॉर्ड, समराइज करना इज नोन एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग इज मेनली असर्टेनिंग विद द कॉस्ट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी या अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड टू कंट्रोल द कॉस्ट. इट एम्स एट ascertaining cost of activities, reducing cost and controlling it. इसमें क्या हो रहा है? आप सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कंसिडर कर रहे हो, चाहे वो कॉस्ट है, चाहे वो इनकम है, चाहे वो कुछ भी है, इसमें आप सबको कंसिडर करोगे। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन है। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप क्या करते हो? फॉर एग्जांपल, मैं कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मेरी कंपनी ने अंडरटेक करा है और मुझे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की कॉस्ट असर्टेन करनी है। क्यों करनी है? ताकि मैं उसको और एफिशिएंट तरीके से कर पाऊँ, उसकी कॉस्ट को और कंट्रोल कर पाऊँ और कम कर पाऊँ। तो दैट वुड कम अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग। बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है, इट इज़ एम्ड एट असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विद द एम टू रिड्यूस इट और कंट्रोल इट। ठीक है, दैट इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या है? डील्स विद डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट क्या करती है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिसीजन लेती है। अब वो ये डिसीजन लेने के लिए दोनों डेटा यूज़ करेगी। कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा भी यूज़ करेगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेटा भी यूज़ करेगी, और एक्स्ट्रा डेटा जो उसको फंड्स के बारे में, प्रॉफिट्स के बारे में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जितना भी मिल सकता है, वो सारा डेटा यूज़ करके डिसीजन लेगी मैनेजमेंट अबाउट the organization or whatever opportunity there is in the organization, and that is known as management accounting. For example, हमें ये मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है कि हमें अपना जो प्रोडक्ट है वो इन हाउस मैन्युफैक्चर करना चाहिए या फिर आउटसोर्स करना चाहिए, किसी दूसरी एजेंसी से बनवाना चाहिए, या फिर हम अपने यहाँ पर ही फैक्ट्री सेटअप करेंगे। अब उस तरीके का डिसीजन लेने के लिए वो पहले कॉस्ट अकाउंटिंग से देखती है, असर्टेन करती है कॉस्ट, कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना मैं रिड्यूस कर सकती हूँ, कितना कंट्रोल कर सकती हूँ। फाइनेंशियल अकाउंट से वो क्या करती है? वो प्रॉफिट उठाती है कि कितना प्रॉफिट है हमारे पास, हम इसमें से कितना एलोकेट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, या ताकि हमें आउटसोर्स ना करना पड़े। आउटसोर्स में कितना प्रॉफिट हमारा जाएगा, अगर हम इन हाउस फैक्ट्री सेटअप करेंगे तो कितना जाएगा। और फिर कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों का एनालिसिस करते हुए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस दोनों करते हुए वो इस डिसीजन पर आएगी कि हमें आउटसोर्स करनी है ये पर्टिकुलर एक्टिविटी या इन हाउस मैन्युफैक्चर करना है। तो डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का दोनों का डेटा यूज़ करती है और डिसीजन लेती है अबाउट द अपॉर्चुनिटी, अबाउट द एक्टिविटी दैट हैज़ टू बी अंडरटेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट इज़ नोन एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये हमारी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मेन डिफरेंस तीनों में यही है, ये फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन से डील करती है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट से डील करती है, कॉस्ट को कंट्रोल करने पर इसका एम रहता है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेनली डील करती है डिसीजन मेकिंग के लिए, कि हम कॉस्ट बेनिफिट सब देखकर, सारा डेटा यूज़ कर कि अल्टीमेटली हमें क्या डिसीजन लेना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है,
तो दीज आर द 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. इसके बाद है हमारा बुक कीपिंग. हम सीधा इसका डिफरेंस ही कर लेते हैं. ठीक है, इसमें आपको बुक कीपिंग समझ भी आ जाएगा और अकाउंटिंग भी समझ आ जाएगा. एट टाइम्स आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग लोग सेम समझ लेते हैं कि बुक कीप करना और अकाउंटिंग करना सेम चीज़ है, बट वो सेम नहीं है. बुक कीपिंग इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इज़ अ ब्रॉडर टर्म एंड इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग. तो बाय डेफिनेशन या मीनिंग अगर हम समझें तो बुक कीपिंग इट कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है बुक कीपिंग में? आप आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. ठीक है, बुक कीपिंग क्या है? इट मेनली कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. ठीक है, यानी कि अकाउंटिंग का जो पहले 4 बेसिक स्टेप्स हैं जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मेजर करते हो इन टर्म्स ऑफ मनी, फिर उनको रिकॉर्ड करते हो जर्नल में और उनको क्लासीफाई करते हो लेजर में. यहाँ तक का जो प्रोसेस है, लेजर तक का प्रोसेस, इज नोन एज बुक कीपिंग. ठीक है, अकाउंटिंग का क्या है? इट इंक्लूड्स समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग financial transaction and communicating to users. अकाउंटिंग में क्या है? अकाउंटिंग में बुक कीपिंग तो आता ही आता है. ठीक है, उसके अलावा जो आगे के सारे स्टेप्स हैं, समराइज करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को और उनको यूजर्स को कम्युनिकेट करना, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग. समझ आ गया? बुक कीपिंग में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना और क्लासीफाई करना लेजर तक, यहाँ तक का प्रोसेस आता है. इसके बाद का जो सारा प्रोसेस है, समराइज करना, एनालाइज, इंटरप्रेट और कम्युनिकेट करना, वो हमारा अकाउंटिंग में आता है. ठीक है, सेकेंड इज स्टेजेस. इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज एंड इट इज़ सेकेंडरी स्टेज. प्राइमरी स्टेज यानी शुरू की स्टेज है, शुरू के 4 स्टेप्स हैं. सेकेंडरी यानी उसके बाद वाले भी स्टेप्स जो हैं अकाउंटिंग में आते हैं. देन वी हैव ऑब्जेक्टिव. अब इनके ऑब्जेक्टिव भी देखो अलग है. बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड. बुक कीपिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है कि आप तरीके से जितने भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में हैं वो आप रिकॉर्ड कर लो बस. ठीक है, उसको लिख के रख लो अपने पास और कुछ नहीं करना है हमें बुक कीपिंग में. लेकिन अकाउंटिंग में हमें क्या करना है? टू असर्टेन प्रॉफिट, लॉस, हमारा प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ये जानना, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, ये हमारा अकाउंटिंग में आता है. यहाँ पर आपने सारे रिकॉर्ड्स बना के रख लिए, लेकिन उस रिकॉर्ड्स के बेसिस पर हमें ये पता लगाना कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में है या क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ये हमारा अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव में आता है. देन वी हैव नेचर, नेचर ऑफ वर्क. इट इज रूटीन. ठीक है, इट इज रूटीन और ये एनालिटिकल एंड डायनेमिक. इसमें आप क्या कर रहे हो? एक तरीके का प्रोसेस है भाई, ट्रांजैक्शन हुई, रिकॉर्ड की, डेबिट क्रेडिट, जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते गए, लेजर में ट्रांसफर करते गए, रूटीन है. इसमें एनालिटिकल एंड डायनामिक यानी कि आपको एनालाइज भी करना होता है आपकी ट्रांजैक्शंस को, आपको समराइज भी करना है, इंटरप्रेट भी करना है. और डायनामिक क्यों है? क्योंकि हर साल
आपका रेशियो बदलेगा, आपकी एनालिसिस, आपकी इंटरप्रिटेशन, आपके कंक्लूजन्स डिफरेंट निकलेंगे क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है. तो अकाउंटिंग इज़ अ एनालिटिकल एंड डायनामिक प्रोसेस. देन वी हैव परफॉर्मेंस. बुक कीपिंग करने के लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की सच नीड नहीं है, स्पेशल स्किल्स की नीड नहीं है. तो एक जूनियर स्टाफ बुक कीपिंग कर सकता है. कोई एनालाइज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है. जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ अकाउंट्स आप उसको रिकॉर्ड करते चले जाओ और क्लासीफाई करते चले जाओ. तो जूनियर स्टाफ कर सकता है. पर अकाउंटिंग में सीनियर स्टाफ या वेल ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड स्टाफ की ज़रूरत है क्योंकि हमें एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है और यूज़र्स को कम्युनिकेट भी करना है. तो ऐसे काम के लिए अगर एनालिटिकल और डायनामिक काम है तो क्वालिफाइड और स्किलफुल स्टाफ ही इस काम को कर सकता है. एंड लास्ट इज स्पेशल स्किल्स. स्पेशल स्किल्स नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है. बुक कीपिंग के लिए कोई स्पेशल स्किल्स आपको नहीं चाहिए और इसमें आपको एनालाइज और इंटरप्रेट करना है, इसलिए आपको स्पेशल स्किल्स चाहिए. तो आई होप आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा. ये टेबल आपकी बुक में भी है, आप यहाँ से भी समझ सकते हो. रटने की प्लीज़ कुछ भी ज़रूरत नहीं है. आप अगर सिर्फ ये याद कर लोगे कि हाँ इन 5-6 जो पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं, 2 3 4 5 6, इन 6 पॉइंट्स के बेसिस पे आप इजीली बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को डिफ़र कर सकते हो. अगर आपको मतलब समझ आ गया है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का, सो आई डोंट थिंक यू वुड फेस एनी प्रॉब्लम इन राइटिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू. ठीक है. अच्छा, एक बड़ा ना बेसिक सा क्वेश्चन रहता है. इसके बाद हमारा एक लास्ट रह गया यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इस चैप्टर में. देन दिस चैप्टर विल बी ओवर. उससे पहले हम समझ लेते हैं अकाउंटिंग. हमने समझ लिया है ना. इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, measuring, classification, recording, classification, summarizing, analyzing, interpreting and communicating of financial information या financial transactions. वो accounting की definition हम कर चुके हैं. Accounting knowledge या knowledge of accounting, वो इंसान या फिर वो term जो हम use करते हैं for knowledge of accounting is accountancy. ठीक है. आपका जो सब्जेक्ट है दैट इज अकाउंटेंसी. तो अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है. तो अकाउंटिंग हम डेफिनेशन कर चुके हैं. नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज अकाउंटेंसी. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू. इन केस आपको कन्फ्यूजन हो तो आपका क्लियर हो गया होगा. अकाउंटेंसी इज द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज द प्रोसेस. किस चीज़ का प्रोसेस हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं. देन एट लास्ट वी हैव users of accounting. Users of accounting information. ठीक है. हम बार बार अकाउंटिंग के प्रोसेस में कहते जा रहे थे कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, है ना. प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स. अभी यूजर्स कौन कौन हैं, इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज़ इंटरनल, सेकेंड इज एक्सटर्नल. ठीक है. इंटरनल कौन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग. लेकिन इंटरनल में अंदर के लोग भी वो जिनके पास एक्सेस है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का. ठीक है. देखो कुछ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऐसे होती है, फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट है जो कि पब्लिकली अवेलेबल होती है सारी कंपनीज की. इट इज़ मैंडेटरी फॉर देम टू डिस्क्लोज इट पब्लिकली. वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पब्लिकली अवेलेबल है, सबके पास है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. पर कुछ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जैसे कि जर्नल, कैश बुक, है ना, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स हो गए, जिनका एक्सेस सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के पास होता है जो कंपनी के अंदर होते हैं, उनको हम बोलते हैं इंटरनल यूज़र्स. और वो लोग जो कंपनी के बाहर हैं या वो लोग जिनके पास इन सारे डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस नहीं है, उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स. तो इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स. इंटरनल यानी कंपनी के अंदर के लोग, एक्सटर्नल यानी कंपनी के बाहर के लोग. लेकिन इसमें भी एक जो छोटा सा पॉइंट है, ट्रिक पॉइंट है, वो याद रखना. इंटरनल में वो आएंगे जिनके पास एक्सेस होगा. अभी हम समझ लेते हैं. जैसे कि इंटरनल में
सबसे पहले तो आएगा ओनर, ठीक है, जो भी मालिक है बिजनेस का, चाहे वो शेयर होल्डर्स हों, अगर आप पार्टनरशिप में हो तो पार्टनर्स हों, अगर सोल प्रोप्राइटर है तो आप अकेले मालिक हो, तो ओनर्स के पास हमेशा एक्सेस रहता है टू द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो दे आर नोन एज इंटरनल यूज़र। और वो किस लिए यूज़ करते हैं? प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, कंपेयर करने के लिए, एंड नंबर ऑफ यूजेस। देन इज मैनेजमेंट, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो द वंस हु हैव एक्सेस टू दिस फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। वाई? बिकॉज दे अल्टीमेटली हैव टू मेक डिसीजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर द वंस हु आर मेकिंग द डिसीजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो डिसीजन लेने के लिए उनके पास सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स या फिर सारे जितने भी कंपनी से रिलेटेड डेटा है उनकी एक्सेस होनी चाहिए। अब एक्सटर्नल यूजर्स में आ जाते हैं, तो इंटरनल यूजर्स ओनर्स और मैनेजमेंट हो गए, बस बाकी जितने भी यूजर्स हैं वो सारे एक्सटर्नल हैं। ईजी है याद करने के लिए, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ओनर और मैनेजमेंट इंटरनल हो गए। अब बाकी जितने भी आएंगे वो सारे हमारे एक्सटर्नल होंगे। सबसे पहले एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। अब आप समझ रहे हो मैंने क्यों बोला था कि इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब इंटरनल में कंपनी के अंदर के लोग हैं, तो उसमें कभी कभी यार आप कंफ्यूज हो सकते हो, सोच सकते हो कि यार एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स भी तो कंपनी के अंदर ही आते हैं, वो कंपनी के अंदर ही तो काम करते हैं, है ना। लेकिन क्या उनके पास, एम्प्लॉयज़ के पास, अगर आप कहीं जॉब करते हो, वुड द ओनर प्रोवाइड यू विद द क्रूशियल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन? नो। अगर आपको फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स या फाइनेंशियल वाउचर्स अपनी कंपनी के देखने हैं एज एन एम्प्लॉय, आर यू अलाउड टू सी दैट? नो। एम्प्लॉयज़ को या वर्कर्स को उन चीज़ों का एक्सेस नहीं होता, इसीलिए उनको हमने डाला है एक्सटर्नल यूज़र्स में। और मैंने भी इसलिए कहा कि इंटरनल और एक्सटर्नल को आपको सिर्फ एक सरफेस के तौर पर नहीं समझना है कि कंपनी के अंदर वाले इंटरनल, बाहर वाले एक्सटर्नल, नहीं। वो लोग जिनके पास फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कंपनी से रिलेटेड सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का एक्सेस होता है, क्रूशियल इन्फॉर्मेशन का एक्सेस होता है, वो होते हैं इंटरनल यूजर्स, जैसे ओनर और मैनेजमेंट। बाकी सारे जिनके पास एक्सेस नहीं होता वो एक्सटर्नल माने जाएंगे, तो एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स भी एक्सटर्नल यूजर्स में आएंगे। देन वी हैव बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इनको क्यों चाहिए होगा जी? लोन मांगने आ जाती हैं कंपनियां, है ना, लोन मांगने आ जाती हैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे? उनकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से ही पता लगाएंगे ना कि इनको लोन देना है कि नहीं देना। देन वी हैव इन्वेस्टर्स। आज थोड़ा सा ब्लू से काम कर लेते हैं, ब्लैक वाले ने दम तोड़ दिया है, ठीक है। इन्वेस्टर्स, करंट एंड पोटेंशियल, वो लोग जिन्होंने आपके बिजनेस में पैसा लगा रखा है या फिर आपके बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं। करंट इज जिन्होंने ऑलरेडी लगा रखा है, पोटेंशियल इज हु आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। वो इन्वेस्टर्स भी जो है यूजर्स है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, वो आपकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड से, बैलेंस शीट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये सर्टेन करेंगे कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, इसमें पैसा मैं लगाऊं या ना लगाऊं। देन क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स को क्या नीड पड़ गई जी? मैं आपको सामान बेचती हूँ, मैं आपको उधार पे सामान तभी दूंगी ना जब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन मार्केट में स्ट्रांग है। अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी लॉसेस में जा रही है और आप मेरे पास सामान खरीदने आ रहे हो, रॉ मटेरियल खरीदने आ रहे हो और कह रहे हो जी उधार दे दो, मैं तो आप पे भरोसा कर ही नहीं सकती, पहली लॉस में हो, पहले को ही आप पैसे दे पा रहे हो, आप मुझे क्या पैसे दोगे? तो क्रेडिटर्स भी आर यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज़। अब गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज़ को क्या ज़रूरत पड़ गई जी? सबसे पहले तो टैक्स चाहिए भाई गवर्नमेंट को, तो आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखेगी, कितनी इनकम, आप कितना पैसा कमा रहे हो, इस पर कितना टैक्स बन रहा है, हमें पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो हो गया। और अथॉरिटीज़ क्या देखेंगी कि जो लीगली रिक्वायर्ड है, अलग अलग एक्ट होते हैं, जैसे कंपनी एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, जीएसटी एक्ट है, तो इन एक्ट में ना अलग अलग तरीके की कंपनीज़ के लिए अलग अलग रूल्स हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट में अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपको कंपनीज एक्ट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, उसकी तरीके से ही आपको अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनानी पड़ेगी, उसी तरीके से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने पड़ेंगे, सबमिट करने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट एक तो टैक्स लाइबिलिटी देखना चाहती है आपकी, और अथॉरिटीज़ ये चेक करती रहती हैं कि आप एज़ पर दी एक्ट जिसके अंडर आप आते हो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। देन पब्लिक।
अब पब्लिक को क्या ज़रूरत पड़ गई जी, आपके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वगैरह जानने की। पब्लिक में आपके कस्टमर्स भी आ जाते हैं और आपकी सोसाइटी भी आ जाती है। तो वो बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि आप जितना आप दिखा रहे हो कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया है, आप उस प्रॉफिट में से सारा प्रॉफिट अपने पास रख रहे हो, या फिर आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट है, आप सोसाइटी के लिए भी कुछ कर रहे हो। या कस्टमर्स देखना चाहेंगे जी आप कितना, जैसे अगर मान लो आप अनरीजनेबल प्राइसेस आपने कोट कर दिए अपने सामान के और आप ढेर मतलब अच्छा खासा मार्जिन लेकर चल रहे हो, 10 रुपये की चीज़ें 100 रुपये की बेच रहे हो, तो पब्लिक भी इंटरेस्टेड रहती है कि भाई देखे तो सही इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स क्या है, कितनी सेल्स कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट हमसे कमा रहे हैं, अनरीजनेबल तो नहीं है, हमें एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे हैं। तो जनरल पब्लिक भी बहुत इंटरेस्टेड रहती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, एंड लास्ट वी हैव इज रिसर्चर्स। ठीक है, रिसर्चर्स क्या करते हैं? अब देखो कई बार ना आप आगे जाकर मान लो आप बीकॉम करते हो, एमकॉम करते हो, तो कई बार हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, थीसिस में भी कई बार ऐसा होता है, या आपका एक पर्टिकुलर ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में एक पर्टिकुलर पूरा प्रोजेक्ट आप बनाते हो, जिसमें मान लो फॉर एग्जांपल मैंने प्रोजेक्ट लिया कि मैं एफएमसीजी जो कंपनीज़ हैं उनके डेटा को कंपेयर कर रही हूँ या उनका ग्रोथ रेट देख रही हूँ अपनी कंट्री में। तो वो एक तरीके की मेरी रिसर्च हो गई है ना। हूँ मैं स्टूडेंट, लेकिन मैंने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए ये टॉपिक चुना है, तो उसमें मैं क्या करूँगी, अलग अलग कंपनीज़ के पास जाऊँगी, उनका डेटा देखूँगी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखूँगी, उसके बेसिस पे अपनी रिपोर्ट बनाऊँगी। तो रिसर्चर्स अलग अलग तरीके की रिसर्च करते रहते हैं और उसमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग भी समझ में आ गए होंगे, इंटरनल यूजर्स। आई होप आपको पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल आपको कैसे बाइफरकेट करना है। इंटरनल में सिर्फ और सिर्फ ओनर्स और मैनेजमेंट आएंगे, बाकी सारे यूजर्स एक्सटर्नल हैं। ओनर ऑफ कोर्स देखेगा मेरी कंपनी में कितना क्या प्रॉफिट लॉस है, अच्छी चल रही है नहीं चल रही है, क्या स्टेप्स में ले सकता हूँ। मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ करती है। एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ क्यों करते हैं? भाई वो काम कर रहे हैं, उनको सैलरी मिल रही है, तो वो देखेंगे ना भाई कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो हमें इस साल बोनस तो दे दे, इंसेंटिव तो दे दे, हमारी सैलरी तो बढ़ा दे, सैलरी इतनी सी बढ़ाई है, प्रॉफिट ये डबल से ज़्यादा ले गई है। तो एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स पूरे इंटरेस्टेड रहते हैं कंपनी के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन दें हम इस कंपनी को, ना दें, इसकी इतनी हैसियत है कि हमें वापस कर पाएगी लोन, फाइनेंशियल पोजीशन कितनी स्ट्रांग है मार्केट में। इन्वेस्टर्स, करंट एंड पोटेंशियल, भाई हमने इतना पैसा लगा रखा है जो करंट है, हमें पैसा इतना वापस मिल पाएगा, हमें रिटर्न कितना दे पाएगी। पोटेंशियल कि अगर ये प्रॉफिट कमा रही है और इसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी कंपनी है, मैं इसमें पैसा लगा देता हूँ, तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्टेड रहते हैं। क्रेडिटर्स, मैं इसको उधार दूँ, भाई ये ऑलरेडी लॉस में जा रहा है, मेरा माल तो ले गया, ये पैसा वापस कैसे करेगा। उधारी मैं ऐसे लोगों को नहीं दूंगी जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन या जिनका कैश फ्लो अच्छा है ही नहीं, कि भैया ये तो उधार चुका नहीं पाएगा। तो इसलिए क्रेडिटर्स भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं बिजनेस की, कि इनको क्रेडिट देना है या नहीं देना है। गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज़, टैक्स लाइबिलिटी कितनी बन रही है, आप पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप जिस भी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो आपकी कंपनी, उस एक्ट के सारे रूल्स आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। पब्लिक, आप इन जनरल सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। आप ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में आप ये डालोगे ना कि हमने चैरिटी में इतना पैसा दिया, हमने इस पर्टिकुलर एनजीओ को इतना पैसा दिया, तो पब्लिक उसमें इंटरेस्टेड रहती है कि आप सोसाइटी के लिए भी कुछ कर रहे हो। देन रिसर्चर्स, आप किसी भी अलग अलग लोग प्रोजेक्ट के लिए, रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए बहुत अलग अलग तरीके के टॉपिक्स लेते हैं जिसमें उनको कंपनीज़ के डेटा की ज़रूरत पड़ जाती है, तो रिसर्चर्स भी है, यूज़र्स माने जाते हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमने अकाउंटिंग का पूरा बेसिक्स, अकाउंटिंग होती क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, लिमिटेशंस, एडवांटेजेस, यूज़र्स, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का डिफरेंस, ये सब हमने पता कर लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और आपके जो बेसिक्स हैं वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। Still, if you have any doubt, you can comment down below. I'll get back to you on the same. And in the next class, we will begin with theory base of accounting, जिसमें हम accounting की जो यूजुअल टर्म्स हम यूज़ करते हैं, डेटर्स, क्रेडिटर्स, प्रोविजन वगैरह, ये सब समझेंगे, बेसिक से लेकर चलेंगे एंड देन एडवांस तक जाएंगे। अगर यहाँ तक के बेसिक में कुछ भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ कमेंट कर देना। I'll get back to you and I'll see you in the next video. Till then, bye bye.